इवनिंग मैम। एक बार भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो फर्स्ट यूनिट कर रहे थे हमने किया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसकी सारी फॉर्म भी की थी हम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या हमारे पास, लैंडिपी में क्या है, सिमेट्री क्या होती है, ये सब हमने किया था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास बाउंड्री सरफेसेस। सो बाउंड्री सरफेसेस यानी कि जो हमारी फिजिकल कंडीशंस हैं जो बाउंड्री पे अप्लाई होते हैं उनको हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस। और जो सरफेस होगा, जो बाउंड्री होगी लास्ट, जो भी हमारे पास उसका जो बाउंड्री, जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज की कोई सी चीज सॉलिड है तो उसकी जो ऊपर वाली सतह है उसको हम बोलते हैं कि उसका क्या है, वो बाउंड्री सरफेस है। सो फिजिकल कंडीशंस that should be satisfied on a given boundaries of the fluid in motion. So physical condition कहाँ हमारी satisfy हो, given boundary पे, उसको हम बोलेंगे boundary condition. So सबसे simplest जो हमारे पास boundary condition होती है, जैसे मैं एग्जांपल में आपको दूं, यदि हम ऑयल और वाटर को दोनों को मिक्स कर दें कि सो क्या होता है, हमारे पास वाटर के ऊपर एक ओवन बन जाती है, आपकी एक तहसी बन जाती है, अलग से ही दिखता है आपको, सारा वाटर बाउंड्री पे आ जाता है, बिल्कुल सरफेस पे आता है। तो इस तरह से दो चीजों में हमारे पास क्या बन जाती है, बाउंड्री कंडीशन। सो ऑब्वियस हमारे पास ये तभी बनती है जब हमारे पास दो अलग अलग तरह के इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जब उनको दोनों को मिलाना चाहें विद सम रिजिड इम्परमेबल बाउंड्री, तो वो होगी हमारी बाउंड्री कंडीशन। सबसे सिंपल यही होती है। या हम कहें कि जैसे हम ओपन में जाके देखते हैं समुद्र के ऊपर या नदियों के ऊपर, ठीक है, वहां पे सब क्या है, पूरा ओपन है, वहां पे जस्ट एक ही चीज है, वो है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम यहाँ पे कैपिटल पाई से डिनोट करेंगे। तो यदि ऐसे ओपन में कोई चीज होती है तो उसको हम बोलते हैं ओपन बाउंड्री। तो लेट से ये फिगर आपको दिख रही होगी, लेट से ये हमारे पास एक बाउंड्री सरफेस है ऐसे, और इस पे पी पॉइंट हमने ले लिया। इस पे जो हमारा फ्लूइड है, लेट से इसके अंदर जो फ्लूइड है वो हमारा मूव कर रहा है विद वेलोसिटी क्यू बार के साथ, और जो बाउंड्री है हमारी वो वेलोसिटी यू के साथ मूव कर रही है, और एन कैप हमने कोई यूनिट वेक्टर ले लिया। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, क्यू बार माइनस में यू बार हमने ले लिया। सो अगेन यही बता रखा हमारे पास बाउंड्री सरफेस किससे मूव हो रहा है, यू बार से। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हमारी, क्यू बार। सो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो क्यू बार माइनस में यू बार होगी हमारे पास। अगेन यदि हम नॉर्मल वेलोसिटी की बात करते हैं तो क्या करेंगे, हम नॉर्मल एन कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि इन वेक्टर तो मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। सो क्यू बार डॉट यू बार डॉट एन कैप। अब नॉर्मल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो क्या होगी, जीरो होगी, दोनों का रिजल्टेंट निकाल के, यानी ये बता सकते हैं यहाँ से क्यू बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू यू बार डॉट एन कैप। वैसे तो जो क्यू बार है यू बार इक्वल नहीं है, बट नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल है, क्योंकि डॉट एन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नॉर्मल वेलोसिटी बन गई हमारे पास। दैट इज अ नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री सरफेस। ये क्या है, लिक्विड की। अगेन यदि हम कहें कि हमने जो बाउंड्री सरफेस है हमारे पास वो रेस्ट पोजीशन में है, बाउंड्री सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग हमारी वेलोसिटी क्या थी, यू बार।
सो यू बार इज इक्वल टू 0 बार आएगा यहाँ। सो कंडीशन क्या बन जाएगी यहाँ से, क्यू बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। सो इस तरह की बाउंड्री को हम बोलते हैं फ्री सरफेस, जहाँ पे हमारा लिक्विड क्या रहता है, लिक्विड बोल रहे हैं वो वैक्यूम। तो इंटरफेस जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल है लिक्विड का या एयर का, जो अभी भी मैंने आपको बताया। सो फॉर फ्री सरफेस के लिए प्रेशर हमारा होगा वहां पे, क्योंकि एक ही बाउंड्री होगी, डेट इज प्रेशर, और वो प्रेशर भी कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाई। सो P इज इक्वल टू कैपिटल पाई। हाँ, जो कैपिटल पाई आपको दिख रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारी होगी फ्री बाउंड्री। अब इसी के रिगार्डिंग एक थ्योरम करते हैं। हमें कोई सरफेस दे रखा है F, ओके। हमें निकालनी है कि वो जो सरफेस है आपका, वो बाउंड्री कंडीशन को रिप्रेजेंट करे, बाउंड्री सरफेस को रिप्रेजेंट करे, उसके लिए हमें कंडीशन निकालनी है। सो टू फाइंड द कंडीशन दैट द सरफेस F may represent a बाउंड्री सरफेस, कोई भी आपको F दे देंगे और वो बताना है क्या वो बाउंड्री सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि वो हमारा कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी इक्वेशन आएगी आगे उसको यदि सेटिस्फाई कर देता है ये, तो हम बोल देते हैं कि हमारा गिवन सरफेस क्या है, बाउंड्री सरफेस है। सो इसके रिगार्डिंग अभी ये थ्योरम कहते हैं। लेट्स से क्यू बार हमारी फ्लूइड वेलोसिटी है, यू बार हमारी वेलोसिटी है ऑफ दी बाउंड्री सरफेस एट पॉइंट पी पर, जो अभी भी एग्जांपल ऐसे ऐसे हमने बनाया था, यहाँ पे पी पॉइंट लिया था, ये हमारी यू बार, ये क्यू बार था हमारा, और यहाँ पे क्या थी हमारे पास, यू बार, ये थी हमारी नॉर्मल वेलोसिटी एन कैप, नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। सो अब हमें ये पता है कि यदि दोनों चीजें कांटेक्ट में यहाँ पे आती हैं, कौन सी, लिक्विड और बाउंड्री सरफेस, तो हमारे पास कोई फ्लो नहीं होगा। कोई फ्लो होने का मतलब है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो 0 होगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आपकी, क्यू बार माइनस में यू बार डॉट एन, नॉर्मल वेलोसिटी की बात करें तो डॉट एन कैप से हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, यानी नॉर्मल वेलोसिटी क्या रहेगी, दोनों में सेम रहेगी। अब हमें दे रखा है सरफेस, ये दे रखा है लाइट से इक्वेशन, ये हमारी एफ आर बार कोमा टी, ये हमारा कोई बाउंड्री सरफेस है, ओके। अब इस सरफेस में हमने नॉर्मल वेलोसिटी देखनी है, नॉर्मल टू दिस सरफेस। सो नॉर्मल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ग्रेडियंट ऑफ दिस वेक्टर एफ ओवर में इसका मैग्नीट्यूड। सो एन कैप हम ऐसे निकाल लेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ ओवर मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन क्या थी हमारे पास, ये थी। अब हम एन कैप की वैल्यू पुट कर लेते हैं इन टर्म ऑफ एफ। सो ये हमारी एन कैप की वैल्यू थी और हमने वैल्यू पुट कर ली कैसे, क्यू बार, एन कैप की वैल्यू क्या आपके पास, डेल ऑफ एफ, ओवर में क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, बट दिस इज ए स्केलर, ओके। ये स्केलर जो आएगा आपके पास ये बाहर आ जाएगा, और इधर क्या आपके पास, यू कैप, यू बार, डेल एफ, और साथ में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। सो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, बच गया आपके पास ये। सो क्यू बार डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ is equal to u bar dot gradient of f. Now since the boundary surface is itself in motion, so let's say at time t पर जो f है हमारा वो उसकी पोजीशन है r at time t पर, ऑब्वियस बात है ये पोजीशन वेक्टर तो r बार आएगा, और एट टाइम t प्लस डेल्टा पे हमारी जो बाउंड्री भी मूव कर रही है वो इस जगह पहुंच जाती है, कहाँ पे, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, एफ आर बार प्लस डेल्टा आर बार कोमा टी प्लस डेल्टा टी। लेट्स से ये क्वेश्चन 4 हमारे पास। सो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फॉर्म हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, दिस माइनस में हमारे पास जो ये थी, दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, सो दैट विल बी इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0 है ना, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया जस्ट। यहाँ आप देखोगे टी प्लस डेल्टा की, यहाँ है आर प्लस डेल्टा। अब कोई इसमें फॉर्मूला नहीं बन रहा है, यहाँ पे हमें बनाना है डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो क्या करें इस टर्म में, एफ आर बार टी प्लस डेल्टा टी ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ताकि दोनों में एक पैरामीटर तो फिक्स रहे, ताकि हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख पाए। अब आप इस पहले दो को देखोगे तो टी प्लस डेल्टा टी फिक्स है हमारा, दोनों में सेम है, चेंज किस में है, ओनली आर में। सो वी कैन टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। इसी तरह लास्ट के दो टर्म देखोगे आप,
ये चेंज किस में, आर तो फिक्स है, दैट इज चेंज इन टी, सो टी प्लस डेल्टा टी। इसको मैं डेल्टा टी से डिवाइड और कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं तो कर्ल एफ ओवर कर्ल टी बन जाएगा मेरे पास ये। सो इसी को लिखने जा रहे हैं, पहले ये है यहाँ पे के। सो यहाँ पे आर बार ऐसा नहीं कि वेक्टर फॉर्म है, बट आर के हमारे पास एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, वी आर इन मूविंग along x y and z डायरेक्शन। सो ये देखते हैं अपने x प्लस एच का फॉर्मूला सिंपल यदि हम देखें तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, ऐसे ही एफ एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश। ये है सिंपल वन डायमेंशन के लिए। यदि यही हमें लिखना है 3D के लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई जेड प्लस डेल्टा जेड, ओके। और ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सो दैट इज यहाँ पे ये किसका काम करेगा, एच का, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एफ के रिस्पेक्ट में, प्लस डेल्टा वाई कल एफ ओवर कल वाई प्लस डेल्टा जेड कल एफ ओवर कल जेड। तो इस तरह से ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब ये क्या है, एक तरह से आप देखोगे इस टर्म को, इसको और इसको, और साथ में ये क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, यानी कि किस में चेंज है, दैट इज इन आर, ओके, क्योंकि एक्स वाई जेड में चेंज है यानी कि आर में चेंज है, सो डेल्टा आर बार। अब ये क्या है, डेल्टा है कल एफ ओवर कल वाई एक्स कल एफ ओवर कल वाई कल एफ ओवर कल जेड, सो दैट इज क्या बन गया ये, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ एफ। सो हमने लिख लिया डॉट डेल ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसकी जगह अब जो वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हमने पुट कर रखा है यहाँ पे। सो डेल्टा आर डेल एफ आपके केस में, ये फर्स्ट टर्म देखोगे तो ओनली दिस, ये आप देखोगे ये वाला और इसको कंपेयर करोगे, इसको, ये तो इधर आ गया ना माइनस में, उधर ले जाते हैं एफ को। सो ये है टी प्लस डेल्टा टी में, सो डेल्टा आर डेल एफ, और एफ किस पोजीशन पे, आर पे, और टी प्लस डेल्टा टी पे। सिमिलरली इसको आप देखोगे, अभी मैंने बताया था कि डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइड भी, डेल्टा टी कल बाई कल टी एफ आ गया हमारे पास। लेट्स से इस इक्वेशन को हम डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं पूरी को। सो डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी डॉट डेल एज इट इज एफ आर बार टी प्लस डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, डेल्टा टी से तो हमने डिवाइड ही किया था, सो कल एफ ओवर कल टी। नाउ सो डेरिवेटिव में हमारे पास क्या होता है कि जो नीचे वाली टर्म है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, दोनों साइड ले लेते हैं हम यहाँ पे। सो डेल्टा टी टेंस टू जीरो करेंगे हम तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा आर का विद रिस्पेक्ट टू टी। सो जहाँ डेल में है आपके पास वो डी में लिख सकते हैं हर चीजें। सो डी आर बार ओवर डी टी, डेल आपका एज इट इज एंड दिस, एंड कल एफ ओवर कल टी। ये होता है स्मॉल चेंज के लिए, ये वाला, ठीक है। इन जनरल हमने लिखना हो डेल्टा टी को भी हम चेंज कर देते हैं तो ये टोटल डेरिवेटिव बन जाता है हमारे पास। सो इसलिए इस डेल की जगह आ गया डी आर ओवर डी टी। यहाँ तक ये डेल था, डेल इज हियर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। डेरिवेटिव इवन हम जो डेरिवेटिव करते हैं पहले उसको ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद ये आता है हमारे पास डी आर बार ओवर डी टी। सो डेट डॉट डेल और ये एज इट इज प्लस कल एफ ओवर कल टी। विदाउट डेल्टा टी टेंस टू जीरो करने से हम नहीं लिख सकते हैं इसको ऐसे, बट अदरवाइज हम लिख सकते हैं इनको। एक ग्लोबल रेट ऑफ चेंज हो गया आपके पास यहाँ पे। सो यहाँ पे यदि देखोगे आप कल एफ ओवर कल टी पहले लिख लिया हमने। अब डी आर ओवर डी टी क्या होता है हमारे पास, दैट इज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। सो क्यू बार डॉट डेल और ये हमारा क्या है एस इज इक्वल टू जीरो। सो नाउ अगेन आपको ध्यान होगा मैंने आपको दो अप्रोच करवाई थी, आइलिन और लैग्रांजियन, ठीक है। सो यहाँ से कल ओवर कल टी प्लस क्यू बार डॉट डेल को हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वलेंट टू दी ऑपरेटर डी, या इसको ऐसे भी लिख रहे हम इस ये वाला डी, सो डी बाई डी टी।
सो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको df ओवर dt, बट यहाँ पे डी स्मॉल लिखोगे ना, आपको मेंशन करना पड़ेगा दिस इज लैग्रांजियन ऑपरेटर। सो ये होगी हमारी कंडीशन। सो यदि कोई भी f हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम क्या बोल देंगे कि वो हमारी क्या है, बाउंड्री सरफेस है। इसी से रिलेटेड एक दो एग्जांपल करेंगे हम। सो ओके नेक्स्ट, अभी जो हमने किया वो वेक्टर फॉर्म में किया, कार्टेशियन फॉर्म में आप खुद कर सकते हैं, जैसे u आ गया v w। अगेन यदि हमारे पास ये बाउंड्री मूव नहीं कर रही I मीन कर ही लेते हैं कि सो क्यू बार हमारे पास इन जनरल क्या है u v w, और ये निकल के आया इक्वेशन नंबर 5 दिख रही होगी आपको। तो ये बन गई हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में। यदि हम कहें कि सरफेस हमारा रिजिड है जो कि टाइम के साथ मूव नहीं हो रहा, ओके सो यानी कि स्टडी स्टेट मिल गई एक तरह से आपको। सो कर्ल एफ ओवर कर्ल टी क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ से ये इक्वेशन आ गया आपके पास, ओनली दिस दैट इज क्यू बार डॉट डेल एफ इज इक्वल टू 0। ये लैग्रांजियन का बताई रखा है यहाँ पे। अभी जो आपने किया सिंपल एफ के लिए किया, स्केलर फंक्शन के लिए किया, बट यही सेम चीज जो हमारी होल्ड होती है वेक्टर फंक्शन के लिए भी। तो एक एग्जांपल करते हैं। सो दैट द इलिप्सॉइड इज ए पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। आपको एफ दे दिया, आपको बताना है कि इसकी पॉसिबल बाउंड्री सरफेस। सो एफ आपके पास है, ये इसको इधर ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, -1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एफ हो गया। सो वी नो कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशन की स्टेटमेंट क्या होती है, यानी कि जो थ्योरम हमने भी की कि कंडीशन क्या होती है, ये होती है कर्ल एफ ओवर कर्ल टी प्लस यू आर इक्वेशन नंबर 1 से। नाउ देखिए पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा क्या इस तरह का जो मोशन है वो पॉसिबल भी है नहीं है। उस मोशन को कौन बताएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो वो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। सो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, आपको ध्यान हो मैंने फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट लेक्चर में करवाया था, कर्ल रो ओवर कर्ल टी प्लस क्यू बार डॉट डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू बार था हमारे पास, सिंपल मैं लिखूंगी डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू बार। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो रो है हमारे पास इनकम्प्रेसिबल के लिए है, तो कर्ल रो और कर्ल टी तो 0 हो जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बार यहाँ पे क्या हो गया हमारा 0। सो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, ये है कर्ल यू और कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी और कर्ल वाई कर्ल डब्ल्यू और कर्ल जेड इज इक्वल टू 0। नाउ एक तो हम ये चेक करेंगे, दूसरा जो कंडीशन निकाल रहे हैं वो, सो एफ हमारे पास ये -1 को इधर 1 को इधर ले आए, हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे कर्ल एफ ओवर कर्ल टी चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और जेड, ये सारी टर्म हम निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। सो कुछ टर्म हमारे पास कॉमन आ रही थी, इसको हमने रीराइट कर लिया। देन क्या है हमारे पास, ये इक्वल टू 0 है हमारे पास टोटल, है ना, इसका सभी टर्म सब में है। ओके यहाँ पे भी टी स्केयर है, के टी है, वाई और ये सब है, यानी कि इसका इक्वल टू 0 होने का मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है ईच टर्म से टू बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी जाके इक्वल टू 0 होगा ये। सो हम इक्वल टू 0 कर दिए, यानी कि u की वैल्यू क्या है nx ओवर t, v की वैल्यू ये है, w की वैल्यू ये। अब ये क्या पॉसिबल भी है आपके पास, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो प्रूव करनी पड़ेगी, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बार इज इक्वल टू 0। सो डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बार कैसे निकालेंगे हम, ये रहा कर्ल यू और कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी और कर्ल वाई कर्ल डब्ल्यू और कर्ल जेड इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो इस फॉर्मूले में आपका ये आप करोगे इसमें, सो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी हमें पॉसिबल दे रखा है, सरफेस दे रखा है कि वो बाउंड्री सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ल एफ ओवर कर्ल टी प्लस क्यू बार डॉट डेल एफ इज इक्वल टू 0 हो। आगे इसमें सारे एग्जाम्पल ही ऐसे हैं, ठीक है। सो आप एग्जाम्पल करके देखना, मैंने एक एग्जाम्पल करवा दिया, बाकी आप खुद करना, कई सारे हैं जो सोल्ड एटलीस्ट आप वो जरूर करिएगा। ये जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला।
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट ऑफ ए फ्लूइड। आपने देखा कि जो वेलोसिटी, हाँ हाँ, हम्म, वो तो इक्वेशन देख के बेसिक इक्वेशन तो आपको पता होगी ना, हाइपरबोला क्या होता है, वाई स्क्वायर। नहीं तो वो तो बेसिक है, मोटी मोटी देख लो, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी है, एलिप्स की क्या होती है, ये तो बिल्कुल चलेगा। कौन कहता आपको लिखो आप? हम्म, हाँ, क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है? ओके ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट ऑफ ए फ्लूइड। आपने अभी वेलोसिटी पढ़ा, ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। यदि हम सिंपल यदि स्केलर में बात करते हैं तो हम ये कह देते हैं कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, है ना, तो वो हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन। बट यदि जैसे ही हमारे पास ये वेक्टर हमें है, हम तो थोड़ा सा और एडिशन हो जाता है एक्सेलरेशन में। सो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक फिगर के थ्रू बताती हूँ पहले। लेट से सबसे पहले जो हमारे पास पार्टिकल है वो यहाँ पे है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल हमारा यहाँ है ए पर, ठीक है, विद सम पोजीशन वेक्टर लेट से आर ए ले लिया हमने। फिर एट टाइम टी पर वही पार्टिकल हमारा पहुंच जाता पी पर, जिसकी पोजीशन वेक्टर है आर। एंड अगेन आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर हमारा जो पार्टिकल है पी से यहाँ पहुंच जाता है पी डैश पर, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर बार प्लस डेल्टा आर। और ये जो पोजीशन है ये आपकी है डेल्टा आर। आपको निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन, यानी कि पहले हम इस पॉइंट पे थे, एट दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट पे, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना हमने। सो हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे एफ बार से, ठीक है। सो जो मैंने अभी बताया वही चीजें यहाँ ऊपर लिखी हुई है। सो एफ बार लेट से हमारा एक्सेलरेशन है एट टाइम टी पर, देन एक्सेलरेशन हो क्या क्या हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की चेंज इन पार्टिकल वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी। अब हमारी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमने ली है क्यों, है ना, कि किस टाइम क्यों विद पोजीशन वेक्टर आर बार टी, किस टाइम पर टी पर। सो एट टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे हमारी वेलोसिटी ये हो गई है क्यू बार आर बार प्लस डेल्टा आर बार टी प्लस डेल्टा टी। सो एफ बार इज इक्वल टू चेंज एट दिस माइनस में दिस, है ना, और में कितने टाइम में डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अगेन अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको। सो यहाँ पे आर में भी चेंज है और टी में भी, बट यहाँ पे हमारा इसमें तो डेरिवेटिव का तो फॉर्मूला नहीं बन रहा। सो अगेन हम क्या करेंगे, इसमें ये टर्म ऐड भी कर लेंगे, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर रखी है और यहाँ पे हम इसको ऐड भी कर लेंगे। आर तो फिक्स रखेंगे और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे लेके ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया हमने। सो इस टर्म को हम रिराइट करें यहाँ पे दिस, सो बाय subtracting this and adding here. Okay, there is a mistake here. So यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, क्या है जो टर्म थी क्यू आर बार और टी, और ये तो था ही हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। सो फोकस ऑन फर्स्ट टू टर्म। आप यहाँ पे देखेंगे चेंज किस में है, आर में, आर प्लस डेल्टा, क्योंकि टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे चेंज किस में है, टाइम में। सो इसको तो हम इजिली लिख सकते हैं कि क्या ये हमारे पास कल क्यू बार और कल टी है, और ये क्या है अभी अभी मैंने बताया था आपको, डेल्टा आर बार डॉट डेल ऑफ जो भी हमारे पास आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर बार डॉट डेल एंड क्यू बार इस टाइम पे, प्लस एप्सिलॉन के हायर ऑर्डर टर्म भी है, बट हियर वी आर नेग्लेक्टिंग दैट। सो अभी भी ये मैंने बताया था आपको, ये फॉर्मूला ओपन करके, ठीक है। सो डेल्टा आर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा आर हम लिखें, सो क्यू बार कुछ नहीं, हमें ये देखना है कि ये जो है ना, जस्ट ए सेकंड, ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास,
डेल्टा आर बार डॉट डेल ऑफ क्यू बार, यही है ना। और साथ में आपके पास डेल्टा टी वाली भी टर्म है, सो डेल्टा टी से पूरे को हम डिवाइड कर देंगे। ये देखो, इस डेल्टा टी को इधर ले आते हैं। सो ये हो गया हमारे पास, क्या बन गया ये हो गया डी आर ओवर डी टी, जिसको हम अगेन लिख सकते हैं वेलोसिटी डेल ऑफ क्यू बार। सो इसका हम यूज करते हैं इक्वेशन 7, जो हमारा मेन यहाँ पे पुट करते हैं, इसको यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। सो ये क्या हो गया आपका क्यू बार डॉट डेल ऑफ क्यू बार, और ये क्या था आपके पास कल क्यू बार ओवर में कल टी, ये था हमारे पास। जस्ट तो ये हो गया हमारे पास। तो एफ की वैल्यू क्या होगी कल क्यू बार ओवर कल टी प्लस क्यू बार डॉट डेल क्यू बार। सो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। इजीली आपके पास वैसे यदि हम बोले स्केलर में तो एफ होता है आपके पास सिंपल स्केलर फंक्शन की डी क्यू बार ओवर डी टी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। बट अगेन हेयर ये तो है आपका पास सिंपल में, बट यहाँ डी बाई डी टी का मतलब चेंज हो जाता है वेक्टर में। ये डी बाई डी टी जो है आपके पास हेयर दिस इज इक्वल टू, यहीं से देखिए हम लैग्रांजियन की फॉर्म में, सो कल बाय कल टी प्लस क्यू बार डॉट डेल, और ये तो डेल आपके पास है यहाँ पे। सो इसको हम क्या लिखेंगे डी क्यू बार ओवर डी टी। नाउ यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे डी बाई डी टी का काम क्या है, डी टी डी बाई डी टी है क्या। सो यदि स्केलर होता तो सिंपल हम ये लिखते। सो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अगेन जैसे ये मैं बता चुकी हूँ कि डी बाई डी टी, अगेन हमारे पास आपने जैसे मैंने बताया आपको कि सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। लेट्स से इसी एक्सेलरेशन वाले को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इसको इक्वेशन 8 को इन कार्टेशियन सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में, ठीक है। सो लेट्स से हम एफ एफ हमारे पास वेक्टर है ना, तो कितने कंपोनेंट होंगे 3, F1 F2 F3, क्यू बार हमारे क्या यू वी डब्ल्यू। सो ये हमारी इक्वेशन होगी वेक्टर फॉर्म में। इसी को मेरे को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अलोंग एक्स वाई जेड हम लिख देंगे। मेरा F1 F2 F3, जस्ट आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो F1, जे कैप का जो है वो F2, अदरवाइज ये है लास्ट वाला F3। सो इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट वाइज यदि लिखना चाहें, वो वेक्टर फॉर्म में था, यहाँ कंपोनेंट वाइज एफ आई इज इक्वल टू कल क्यू आई ओवर कल टी प्लस क्यू जे क्यू आई डॉट जी। यहाँ पे आई डॉट जी का मतलब ये है कि ith कंपोनेंट का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी। सो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन करोलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब एफ हमारे पास अगेन फर्दर से हमने क्या किया क्यू बार डॉट डेल को आप ओपन कर लीजिए क्यू बार। सो ये होता है हमारे पास डेल 1/2 क्यू बार स्क्वायर माइनस क्यू बार क्रॉस डेल क्रॉस क्यू। अब डेल क्रॉस क्यू को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज अ वोटेसिटी, सो जाई बार। सो ये एज इट इज आपका क्यू बार माइनस जाई बार। तो इसको हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ए क्रॉस बी ना करके ना बी क्रॉस ए कर देते हैं, तो माइनस टाइम अगेन आ जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जाई बार क्रॉस क्यू बार। सो हम लिखने जा रहे थे इसमें कुछ वेक्टर जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे और वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो उसके बाद आगे हमारे पास कार्टेशियन में लिखना हमें, यानी कि सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में, ये आप खुद करके देखना क्योंकि इक्वेशन है, जस्ट आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। आर थीटा जेड में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा एंड साइन में। अभी हमें ये पता है कि H1 H2 H3 क्या होते हैं, ठीक है, जस्ट वहां पे पुट करेंगे और हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट। जो आपको एग्जांपल दिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि एज इट इज ऐसे ही आएंगे, तो थोड़ा स्टेटमेंट घुमा फिरा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड यूनिट।
जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में किया कंजर्वेशन ऑफ मास या कंटिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ पे मेन है हमारे पास आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। सब कुछ इसी के इर्द घूमता है। वही यदि इसकी कुछ पर्टिकुलर फॉर्म हो जाए तो बन जाती है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन की भी दो फॉर्म है, एक तो स्टडी स्टेट में, एक होता है अनस्टडी स्टेट में। हमें ये बताएगा मोशन, देन उसी से रिलेटेड हम प्रेशर की बात करें तो वो प्रेशर बताएगा हाँ हमें इम्पल्सिव मोशन। प्रेशर और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो बताएगी हमें इम्पल्सिव मोशन। इसकी इक्वेशन ट्राई करेंगे। इन सब से थोड़ा अलग हटके है हमारे पास केल्विन सर्कुलेशन थ्योरम। स्टेन वोर्टिसिटी ये इंडिविजुअल है अपने, काइनेटिक एनर्जी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल के लिए, इरोटेशनल के लिए केल्विन मिनिमम एनर्जी थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर इनफाइनाइट फ्लो। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप जैसे प्रेशर क्या होता है हमारे पास, प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। लेट से मैं ये कहूँ कि हमारे पास ये लिक्विड है, ठीक है, मैंने इसके अंदर को एक रिजिड बॉडी इंसर्ट कर दी, तो बॉडी जैसे इंसर्ट करेंगे तो वो भी, उसको भी तो स्पेस चाहिए ना वहां रहने के लिए। ओके, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। वो स्पेस कैसे बनता है, जब वो हमारा जो भी लिक्विड के अंदर हमने उसे डाला है वो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। लेट से वो हमारा फोर्स है डेल्टा एफ बार, और जितना रिजिड बॉडी का हमारा एरिया है उसके हिसाब से, उसके एरिया के हिसाब से चलेगी ना, वो एरिया लेट से डेल्टा ए है। तो जो प्रेशर होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, वो होता है हमारे पास प्रेशर। सो डेल्टा एफ बार वो है डेल्टा ए, लिमिट डेल्टा ए आएगा यहाँ पे, डेल्टा ए टेंस टू 0। यदि ये हमारे पास वैल्यू यूनिक आ जाती है तो ये हमारी डेफिनेशन है प्रेशर की। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम इसी से रिलेटेड, ये थ्योरम है हमारे पास कि मान लो कोई भी हम बॉडी ले ले, विस्कस फ्लूइड लेते हैं, तो दो तरह के फ्लूइड थे हमारे पास, विस्कस और अनविस्कस। ठीक है, विस्कोसिटी कुछ ना कुछ है तो विस्कस फ्लूइड होगा, अदरवाइज उसको बोलेंगे इनविस्कस फ्लूइड। ये क्या कहती है कि प्रूव दैट द प्रेशर P at any point in moving in viscous fluid is same in all direction। तो ये कह रहा है कि चारों डायरेक्शन से, चारों क्या बल्कि सारी डायरेक्शन से यदि हमारे पास मूविंग इन विस्कस फ्लूइड है तो वो सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर की वैल्यू है ना वो इक्वल होगी। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, लेट से हमने एक 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, OX, OY और OZ। ओके, लेट से उसके अंदर हमने एक ली टेट्राहेड्रन जो आपको दिख रही होगी, टेट्राहेड्रन कौन सी, PQRS। तो चार फेजेस हैं इसके, एक तो ये फेज है, एक ये है, एक ये। एक आप पी को भूल जाओ, समझ लो पी है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक फेज बन गया हमारे पास ये। सो 4 फेजेस हैं हमारे पास, और हम कह रहे हैं कि लिक्विड के अंदर जो टेट्राहेड्रन है वो क्यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ओके, एंड जो इसकी एजेस हैं हमारे पास डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। जो आपको एक पी दिख रहा है ये थोड़ा सा सतह से थोड़ा उठा हुआ है, वो उठा हुआ जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो ले लिया हमने यहाँ पे एच। ठीक है, सो फिगर के बारे में हम बता चुके हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो प्रेशर है वो चारों डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल होगा। लेट से हमने डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए ले लिया एलिमेंट, हमने डायरेक्शन कोसाइन ले लिया। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एल की और डेल्टा ए की। सो एल के हमारे पास, हाँ अगेन यहाँ पे जो डेल्टा ए है आपके पास, डेट इज द एरिया ऑफ पी क्यू, पूरे का नहीं है ये जो आपको दिख रही है क्यू आर एस का एरिया है मेरे पास। सो जो डेल्टा है क्यू आर एस का, पी को छोड़ के। अब हम लेते हैं एल इंटू में डेल्टा ए, डायरेक्शन कोसाइन एल हमारी ये है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस एरिया के साथ डेल्टा ए। सो एक तरह से क्या होगी, ये प्रोजेक्शन हो जाएगी आपकी इस अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि प्रोजेक्शन हो जाएगी इस लाइन की इस ट्रायंगल पे। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पूरे की पूरी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हमारे पास। नाउ यू नो कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 डेल्टा
आपके पास जो भी इसकी लेंथ है वो डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। ऐसे यदि हम एम इंटू में डेल्टा ए करते हैं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वाई ऑन अपोजिट एक्सिस। अपोजिट क्या होगा उसके, कौन सा प्लेन आ जाएगा? यदि हम वाई का लेते हैं उसका अपोजिट क्या हो गया आपके पास, एक्स और जेड। सो वाई का यदि लेते हैं इसके अपोजिट में कौन सा है हमारे पास, ये वाला एक्स और जेड का। सिमिलरली यदि हम इसका लेंगे यहाँ पे इसमें, सो इसका अपोजिट कौन है, ये ट्रायंगल, यानी कि इसका एरिया। ओके, सो ये हमने निकाल लिया यहाँ पे एल डेल्टा ए, एम डेल्टा ए और एन डेल्टा ए। नाउ अब बात करें हम फोर्स की, है ना। अभी क्या निकाला था हमने, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सो द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया। हमारी एरिया क्या है यहाँ पे, डेल्टा ए। सो यदि दोनों की मल्टीप्लाई करनी हम यहाँ पे तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड आउटसाइड द टेट्राहेड्रन इज, अब एक बार माइनस को भूल जाइएगा। सो पी इंटू में डेल्टा ए, और डायरेक्शन भी तो देनी है ना हमने कि एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है। सो एल आई कैप एम जी कैप प्लस एन की कैप। ये जो माइनस साइन आपको दिख रहा है ये इसलिए है क्योंकि जो आपकी टेट्राहेड्रन बनी है, यहाँ पे पी था ना हमारे पास, सो ये हमारी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इधर है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में, सो इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं पी डेल्टा ए को एल के साथ लेके जाते हैं, यहाँ पे एम के साथ, यहाँ पे एन के साथ। अभी अभी देखा आपने एल डेल्टा ए क्या बन गया, एरिया ऑफ एक्स एक्सिस के जो अपोजिट में जो ट्रायंगल है उसका एरिया। सो ये हमने लिख दिया है। ओके, नाउ ये हो गया हमारा टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड आउटसाइड द टेट्राहेड्रन। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं जो कौन कौन सी थी हमारी, जो क्यू आर एस जो ट्रायंगल है, पी को भूल जाइए, वो जो ट्रायंगल है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो। बट इस टोटल फेस कितने हैं हमारे पास, चार, तो एक का तो पता है, बाकी पे भी तो देखना है हमें, पी आर एस, पी क्यू एस, पी आर क्यू। लेट से उन पे जो है पी आर एस, ठीक है, पी आर एस आपकी कौन सी होगी, पी आर एस ये बन गई। सो इसका एरिया क्या रहेगा, 1/2 डेल्टा वाई डेल्टा जेड। सिमिलरली इसका और इसका। ठीक है, लेट से इनके अलोंग जो प्रेशर लग रहा है हमारा वो लग रहा है पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये लग रहा है। सो फोर्स हमारा अगेन कैसे क्या हो गया, दैट इज प्रेशर इनटू में एरिया। सो प्रेशर हमारा ये है पी एक्स, और एरिया क्या है उस ट्रायंगल का, डेल्टा वाई डेल्टा जेड बाई 2 और आई डायरेक्शन में है। सिमिलरली जे और हमारे पास ये की। नाउ टोटल फोर्स, सभी फेसेस का टोटल सरफेस फोर्स हम निकाल रहे हैं। सो जो आपका क्यू आर एस का था और जो बाकी का था वो हमारा ये रहा। यहाँ पे थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, आई कैप को आई कैप, जे की जे के साथ, के की के साथ, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ये है हमारे पास सरफेस फोर्स। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सरफेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स। ठीक है, लेट से अब जो रिजिड बॉडी है हमारे पास, ठीक है, उसका जो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ बार। ठीक है, अब देखिए जैसे टेट्राहेड्रन है, हम उसके वेट की बात करें तो उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। सो 1/3 एच डेल्टा ए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो 1/x डेल्टा वाई डेल्टा जेड, और एच भी आएगा साथ में इसके साथ। सो ये हमारा क्या गया, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। नाउ व्हाट इज फोर्स, फोर्स निकालना ना, टोटल फोर्स। सो ये हो गया हमारा इसका वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम। पहले तो हमें देखना है मास। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास ऑफ ए टेट्राहेड्रन हमारा क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारी क्या है, रो। लेट्स जो हमने टेट्राहेड्रन की डेंसिटी है वो रो ले लिया है, और उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 1/6 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। हमें निकालना है इसका टोटल फोर्स। सो एफ बार भी साथ में आ गया हमारे पास।
सो हमें लिखना नेट फोर्स, ये हमारा जो है यहाँ तक का, ये है सरफेस फोर्स, ये है बॉडी फोर्स। बट न्यूटन सेकंड लॉ हमें कहता है कि force is equal to ma. Here m is the mass of the body, a is the acceleration. Okay, so total force is equal to, here total force हमारा क्या है, surface force plus body force is equal to ma. हमारा मास कितना है जो हमने लिया है, सो 1/6, अभी बताया था ना डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वहां से हम मास निकालेंगे। सो 1/6 रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, और ए हमारा क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी अभी हमने किया था फॉर्मूला, डी क्यू बार ओवर डी टी, पुट कर दिया हमने। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्या करना है, जस्ट यहीं से देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे भी नहीं जाते हम। देखिए आपके पास डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तीन टर्म्स हैं, है ना। ये क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। हम इनकी जो प्रोडक्ट है, यदि हम प्रोडक्ट करने बैठे तो दोनों की फिर से एक छोटी टर्म हो जाएगी, अगेन ये भी एक छोटी सी टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो तीन की तो लेंगे तो और छोटी हो जाएगी, तीनों का दी मल्टीप्लाई हम करते हैं। सो दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू, सॉरी जेड आएगा यहाँ पे, इन कंपैरिजन टू डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, या वाई की जगह जेड लिख लो, अलग अलग पेयर यदि बनाते हैं, बट ये इतना छोटा हो जाएगा कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस बेस पे हम, ये हमारी टर्म यहाँ से हट जाएगी, जस्ट बच गई ये। सो दिस इज इक्वल टू जीरो, जीरो बार इवन। सो जीरो बार का मतलब क्या है, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। सो आई का यदि कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो आपके पास ये आएगा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, अगेन दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। बट यहाँ पे ये हमारी क्या है, डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी टर्म है वो क्या होंगे, इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से आपके पास मिलेगा कि पी एक्स की जो वैल्यू है वो पी है, यहाँ से मिलेगा पी वाई इज इक्वल टू पी, पी जेड इज इक्वल टू पी। सो जो हमने प्रेशर पी एक्स पी वाई पी जेड लिया था हर एक डायरेक्शन में, वो पी के इक्वल है। तो इससे प्रूव होता है कि हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी है, उस पर जो प्रेशर लगता है चारों डायरेक्शन से, चारों इन ऑल डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, इक्वल होता है। तो ये था हमारा प्रेशर और उससे रिलेटेड उसकी थ्योरम। नेक्स्ट है हमारे पास आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन, या जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, ये जैसे हमने एक बॉडी ले ली, ठीक है, जो कि बाउंडेड, जिसका वॉल्यूम है टाउ और बाउंडेड बाय सरफेस एस से है, और एन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर ले लिया, पी हमारा उस पे प्रेशर लग रहा है, और जो इसके अंदर लिक्विड है वो मूव कर रहा है क्यू बार वेलोसिटी के साथ, और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है यहाँ पे रो। तो जो जो टर्म हमारे यहाँ पे यूज होनी है पहले हम वो डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें पूरे को स्टडी करना है तो हम अगेन एक छोटे से पार्ट को स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि हर एक पॉइंट पे ना जो डेंसिटी वो यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे डेंसिटी हमारी क्या है, रो है, वो जो वेलोसिटी है वो भी सेम है। तो हम एक छोटा सा पार्ट हमने लिया इसका, लेट्स से इसका जो वॉल्यूम है वो डी टाउ है, ठीक है, रो हमारी क्या है, डेंसिटी। सो रो इंटू में डेल्टा टी, डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमें चाहिए इसका मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, डी टाउ। तो यहाँ से हमें मास मिल गया इसका रो इंटू में डी टाउ, ठीक है, जो इसके अंदर है, बस छोटे से पार्ट के अंदर। द लीनियर मोमेंटम ऑफ वॉल्यूम टाउ, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी। मास हमारे पास वेक्टर है तो वेक्टर एम बार लिखेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम बात कर रहे थे ओनली डी टाउ की, बट हेयर तो पूरे पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, पूरे वॉल्यूम टाउ पे। सो इंटीग्रेशन ओवर टाउ क्यू बार रो डी टाउ, मास इंटू में वेलोसिटी, मास क्या था हमारे पास, रो इंटू में डी टाउ, और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, क्यू बार। ये हो गया हमारा मोमेंटम। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कर देते हैं। सो dm over dt is equal to d by dt इंटीग्रेशन ओवर टाउ क्यू बार, यहाँ पे रो गलती से छूट गया था, क्यू बार रो डी टाउ इज इक्वल टू अगेन
इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, डी क्यू बार ओवर डी टी रो इंटू में डी टाउ। सो ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल फोर्स। फोर्स कितने होते हैं हमारे पास, सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं वही निकालने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है सरफेस फोर्स जो कि बाउंड्री पे लगेगा। सो द टोटल सरफेस ऑन एस, इंटीग्रेशन कहाँ जाएगा, ओवर एस पे, क्योंकि सरफेस की फोर्स की बात करेंगे। सो फोर्स क्या होता है, अभी भी मैंने निकाला था, आपको प्रेशर बताया था, क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं चाहिए सरफेस फोर्स, प्रेशर इंटू में जो भी एरिया हमारे पास, एरिया क्या है ds माइनस एन कैप। माइनस क्यों लगा, क्योंकि जो हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी है, यदि उसके एन कैप की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड में, तो पॉजिटिव साइन आएगा। यदि इनवर्ड डायरेक्शन में है फोर्स हमारे पास, तो नेगेटिव साइन आएगा। ये है हमारे पास, ठीक है। सो P माइनस एन कैप, और ये हो गया हमारा ds। जस्ट ऐसे ही, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। चलो, सो आगे देखते हैं। ओके, यहाँ थे हम, टोटल सरफेस फोर्स, तो P इंटू में एन कैप डी एस। सो इकट्ठा बार माइनस आ गया, P एन कैप डी एस। सो इस पे हम लगाएंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि सरफेस इंटीग्रल को किसमें कन्वर्ट करती है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। सो ये क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ P इंटू में डी टाउ। नाउ नेक्स्ट क्या हमारे पास, बॉडी फोर्स। लेट्स से बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास है एफ बार, ठीक है। सो अगेन हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, फोर्स। तो ये हो गया हमारे पास एफ बार रो डी टाउ, फोर्स हो गया। तो दोनों का सम करेंगे हम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ कहता है हमारे पास। सो रेट ऑफ चेंज एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे टोटल फोर्स है हमारे पास ये। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फोर्स। टोटल फोर्स कौन सा हमारे पास, सरफेस फोर्स प्लस बॉडी फोर्स। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था, डी क्यू बार ओवर डी टी रो इंटू में डी टाउ इज इक्वल टू एफ। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कौन सा है, सरफेस फोर्स, और ये है आपके पास बॉडी फोर्स। सो अब आपको पता चल, सॉरी ये बॉडी फोर्स है, ये सरफेस फोर्स है। अब आपको पता चल गया होगा कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्यों लगाई, ताकि ये सब कुछ वॉल्यूम इंटीग्रल में हो जाए। सो इंटीग्रेशन ओवर टाउ है, डी टाउ आपका बाहर आ जाएगा। सो नाउ दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। टाउ की कुछ भी वैल्यू हो, ये क्या आपका इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो इंटीग्रेंट टर्म हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 0। सो पूरी को हम रो से डिवाइड कर देते हैं। सो डी क्यू बार ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ बार माइनस 1 ओवर रो ग्रेडियंट ऑफ पी। ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा इसका नाम ये भी है, इसको आइलर डायनामिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। कई बार इस नाम से आ जाता है, किस डिराइव दी आइलर डायनामिकल इक्वेशन, ठीक है। सो ये इक्वेशन 4 ये आपको पता होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में दोबारा बताना चाहूंगी कि क्या होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कर्ल रो ओवर कर्ल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो आगे भी यूज होनी है। ओके, अब इसी की मान लो आपको मैं कहूँ कि डी बाई डी टी का मतलब क्या है। सो डी बाई डी टी क्या, अगेन हमारा लैग्रांजियन ऑपरेटर हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, डी क्यू बार ओवर डी टी क्या था कि एफ बार माइनस 1 ओवर रो ग्रेडियंट ऑफ पी, ये है हमारे पास, ठीक है। सो डी बाई डी टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये हमने पुट कर लिया, एफ बार माइनस ऑफ दिस। फिर इसकी वैल्यू फिर से लिख देते हैं, क्यू बार डॉट डेल क्यू बार। सो ये इसके इक्वल होता है। सो वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये हमने पुट कर दिया, एफ बार माइनस दिस, इसको बोलते हैं लेंस हाइड्रोडायनेमिकल इक्वेशन।
अब मान लो उस इक्वेशन को आपको निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में द कंपोनेंट वाइज, यानी कि क्यू बार क्या होता है, यू वी डब्ल्यू, एफ क्या होता है, बॉडी फोर्स। सो बॉडी फोर्स को ना यूजली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे एक्स वाई जेड। डेल पी का मतलब क्या है कि पी में चेंज है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। सो सभी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो ये आ गई हमारी आइलर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। वही यदि हमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में करनी है तो आर थीटा और जेड आ जाएंगे हमारे पास एक्स वाई जेड की जगह। ओके, और क्यू आर को हम लिख लेते हैं, क्यू बार को क्यू आर क्यू थीटा एंड क्यू जेड। डी आर हमारा क्या हो गया, डी आर डी थीटा, क्योंकि एच वन टू एच थ्री अगेन आपको याद होनी चाहिए, एंड डी जेड। सो फोर्स हमने क्या, जहाँ एफ वन एफ टू एफ थ्री लिख रहे थे हम लिख लेते हैं एफ आर एफ थीटा एंड एफ जेड। ठीक है, सो पुट कर देंगे हम, ये हमारी मेन इक्वेशन थी। सो ये आ गई हमारी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेशन में इक्वेशन नंबर 8। वही हमें मान लो उस इक्वेशन को चेंज करना है आर थीटा एंड साइन में। सो एक्स वाई जेड की जगह क्या ले लेते हैं, क्यू आर क्यू थीटा एंड क्यू साइन। डी आर की जगह हमारा ये हो गया डेल ऑफ पी दिस एंड एफ बार इज दिस। तो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी आइलर इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये आप खुद करके देखना सभी। ओके, एक एग्जांपल करवाती हूँ इसी का। A homogeneous liquid occupy a length 2L of a state tube of uniform small bore. एक होमोजेनियस हमने लिक्विड ले लिया जिसकी जो पाइप ले ली, उसकी जो लेंथ है वो है 2L। ओके, और इसमें कहीं ना कहीं हमने छोटा सा एक छेद कर दिया, हल्का सा। तो मान लो पानी हमारा जो भी लिक्विड है वो ऐसे से जा रहा है, तो इस छेद के कारण ऐसा तो नहीं है कि जो फ्लूइड की जो डायरेक्शन है वही चेंज हो जाए, क्योंकि छोटा सा हमने बोर लिया, स्मॉल बोर, एंड इज एक्टेड अपॉन बाय ए बॉडी फोर्स which is such that fluid is attracted to a fixed point of the tube. कैसे फोर्स वेरी हो रहा है हमारा, विद ए फोर्स वेरिंग एज द डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम दैट। सो यहाँ से ये बता रहा है कि जो फोर्स है ना वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। डिस्कस द मोशन एंड डिटरमाइन द प्रेशर विद इन द फ्लूइड। हमें निकालना है क्या, मोशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और मोशन में निकालना है, और हमने पी भी निकालना है, प्रेशर पी। ठीक है, सो अभी भी जैसे मैंने बताया कि एक छोटे से बोर के कारण उसके फ्लो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स से ये हमारे पास एक ट्यूब है, इसका सेंटर पॉइंट है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। हमने अपनी स्टडी करने के लिए कोई पॉइंट पी ले लिया। अब ट्यूब है तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन होगी ना, ऐसे तो नहीं कि एक्स वाई जेड में भी है, तो जस्ट ओनली है वन डायरेक्शन, लेट्स से दैट इज एक्स एक्सिस, यानी कि आई ले लिया। लेंथ कितनी है, 2L। सो ये फिक्स पॉइंट हमने ले लिया, बोला ना फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। सो लेट्स से ये जो जी आपका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है जेड, और जो पॉइंट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो डिस्टेंस है हमारा एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, कल रो ओवर कल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू बार इज इक्वल टू 0।